स्टूडेंट्स, मैं विनोद तोमर। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीखेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन सीखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करें, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे देखते हैं कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स लिखें। डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो क्या होगी डेफिनेशन, मतलब कब हम जो सीक्वेंस है उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो मान लो मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये नंबर्स हैं। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो कैसे चेक करूंगा इसको। देन दीज आर कॉल्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर कॉल्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे लोग, जीपी। कब इनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे, अगर A2 by A1 ये कैलकुलेट किया मैंने, ये सपोज कितना आ गया, R आ गया। फिर A3 by A2 कैलकुलेट कर दिया, ये भी कितना आ गया, R आ गया। एंड सो ऑन। मान लो हमने AN अपॉन AN माइनस 1 कैलकुलेट किया, ये भी क्या आ गया, R। मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाया जाए और उसका रेशियो कैलकुलेट किया जाए। मतलब A1 A2 उठाया मैंने तो A2 by A1 कैलकुलेट करना है। A2 A3 उठाया तो A3 by A2 कैलकुलेट करना है। ऐसे ही AN और AN माइनस 1 लिया तो AN अपॉन AN माइनस 1 कैलकुलेट करना है। ये जो रेशियो है अगर हर बार सेम आता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो इनको फिर इन नंबर्स को क्या कहेंगे, हम जीपी कहेंगे। अच्छा, ये जो रेशियो है ये तो कॉमन है, तो इसलिए इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम, कॉमन रेशियो बोलेंगे। मतलब R जो है, R दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब इस रेशियो का वो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन रेशियो बोलेंगे, है ना। अच्छा, A1 जो है, अगर इसको मैं A से गिनूं तो फिर से एक बात समझते हैं। मतलब ये नंबर्स हमारे पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, मान लो ऐसे नंबर्स हैं। इनको जीपी में कब कह सकते हैं हम लोग, अगर A2 by A1 निकालें फिर A3 by A2 निकालें। ऐसे ही AN अपॉन AN माइनस 1 कैलकुलेट किया मान लो मैंने। और ये सब जो रेशियो है हर बार R के बराबर है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको किस में बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। और ये जो रेशियो आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन रेशियो बोलेंगे। तो अगर मैं क्या करता हूं, जो A1 है इसको सपोज A से डिनोट कर दूं। जो A1 है, A1 जो A1 है इसको A से डिनोट कर दूं, सॉरी A1 को A से डिनोट कर दो। एंड जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो को R से डिनोट कर दूं, R से। तो फिर स्टैंडर्ड जीपी कैसे आएगी, फिर अपने पास स्टैंडर्ड जीपी कैसे दिखाई देगी, स्टैंडर्ड जीपी हमको कैसे दिखा देगी, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से हमें जीपी दिखाई देगी। एक अगर फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट कर देते हैं, कॉमन रेशियो को R से डिनोट कर देते हैं, तो फिर जो स्टैंडर्ड जीपी है वो कैसे दिखाई देगा, अपने को कुछ ऐसा दिखाई देगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, सपोज A की वैल्यू 5 हो गई और R की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो फिर जीपी कैसे लिखा जाए, कैसे लिखेंगे, 5 फिर 5 into 2, then 5 into 2 square, 5 into 2 cube and so on। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5, 10, 20, 40 एंड so इस तरह से जीपी आ जाएगी। अब अगर इसको नोटिस करें हम, यहाँ पर हमारे पास जो जीपी है उसके टर्म्स जो है एग्जाम्पल के थ्रू ही देखने की कोशिश करते हैं। कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, A जो है ये 5 था और R कितना है, सपोज 2 है। तो फिर जीपी कितना आएगा अपने पास, जीपी कितना आएगा 5, 10,
20, 40 एंड सो ऑन। अच्छा, इन नंबर्स को अगर नोटिस करें हम लोग तो देख सकते हैं कि ये तो सब इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40, तो ये इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब इस तरह की जो जीपी है इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग जीपी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी बोलेंगे। अच्छा, यहीं पर ए को तो सेम ही रखता हूं, ए को 5 रखता हूं और आर की वैल्यू सपोज 1/2 कर देता हूं, तो फिर क्या मिल जाएगी जीपी, हमें क्या मिलेगा, देखते हैं 5 into 1/2, 5 into 1/2 का स्क्वायर, 5 into 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से इनको अगर नोटिस करें तो दिख रहा है कि 5 फिर 5/2 5/4, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो जीपी है ये कैसी है, डिक्रीजिंग जीपी। ये कैसा है, डिक्रीजिंग जीपी है। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो ए तो पॉजिटिव है और आर जब 2 था 2 1 से बड़ा है तब तो इंक्रीजिंग जीपी मिल गया, और आर अगर 0 और 1 के बीच है तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, डिक्रीजिंग जीपी मिल गया। मतलब कैसे कंक्लूड कर सकता हूं, ए पॉजिटिव एंड फर्स्ट थिंग आर ग्रेटर देन 1, तो फिर कैसी जीपी मिलेगी, इंक्रीजिंग जीपी। कैसी जीपी मिलेगी अपने को, इंक्रीजिंग जीपी मिल जाएगी। और अगर r 0 और 1 के बीच है तो फिर कैसा मिल जाएगा हमें, डिक्रीजिंग जीपी मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, डिक्रीजिंग जीपी मिल जाएगा। फिर से एक बात समझते हैं कि अगर a पॉजिटिव है, r 1 से बड़ा है, उस केस में तो इंक्रीजिंग जीपी मिल जाएगा, और r अगर 0 और 1 के बीच है तो फिर कैसा मिल जाएगा, डिक्रीजिंग जीपी मिल जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, मान लो a को मैं नेगेटिव रख लेता हूं, a को नेगेटिव रख लेता हूं, a की वैल्यू मैंने -5 ले लिया और r की वैल्यू 2 ले लिया। फिर से तो a -5 और r 2 है, जरा जीपी देखते हैं क्या मिलेगा। जीपी क्या आएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, -5 into 2 स्क्वायर 2, तो -10 फिर -5 into 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -20, फिर कितना हो जाएगा, -5 into 2 क्यूब -40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं -5 -10 -20, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग। कैसा है ये, डिक्रीजिंग जीपी। ये कैसा है, डिक्रीजिंग। मतलब a नेगेटिव है, r 1 से बड़ा है, तो फिर क्या है, डिक्रीजिंग जीपी। अच्छा, r को चेंज कर लेते हैं, a को सेम ही रखते हैं, a को -5 और r की वैल्यू सपोज हाफ कर देते हैं। अच्छा, अब जरा टर्म्स लिखते हैं, तो जीपी क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर -5 -5/2 -5/4 -5/8। अच्छा, तो अब तो नोटिस करें तो दिख रहा है कि इंक्रीज कर रहा, तो इसका मतलब अब कैसी है ये, इंक्रीजिंग जीपी। कैसा है, इंक्रीजिंग जीपी है। मतलब अगर a नेगेटिव है तब जब r 1 से बड़ा होगा तो डिक्रीजिंग जीपी, और r अगर 0 और 1 के बीच मिलेगा तो इंक्रीजिंग जीपी मिलेगी। तो इसको कंक्लूड करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो फिर जब a क्या होगा, r 1 से बड़ा, तो फिर कैसा मिलेगा, डिक्रीजिंग जीपी। कैसा मिल जाएगा अपने को, डिक्रीजिंग जीपी मिल जाएगा। और जब r 0 और 1 के बीच है तो इस केस में कैसा मिल जाएगा, इंक्रीजिंग जीपी मिल जाएगा। इस केस में इंक्रीजिंग जीपी। तो फाइनली अपने पास जब a पॉजिटिव रहा तब तो r जब 1 से बड़ा होगा तब इंक्रीजिंग जीपी, और r अगर 0 और 1 के बीच है तो डिक्रीजिंग जीपी। इसी तरह जब a नेगेटिव है तब जब r 1 से बड़ा है तो डिक्रीजिंग जीपी, और r अगर 0 और 1 के बीच है तो इंक्रीजिंग जीपी। तो इस बात को एक बार फिर से कंक्लूड करके लिखते हैं, कैसे आएगा, मतलब क्या लिखते हैं कि अगर मेरे पास केस 1 ऐसे लिख सकते हैं कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, फिर r अगर 1 से बड़ा,
तो इंक्रीजिंग, और अगर r 0 और 1 के बीच तो फिर कैसा मिलेगा? डिक्रीजिंग। कैसा मिलेगा? ये डिक्रीजिंग। मतलब जब a पॉजिटिव है तो r 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग, और r अगर 0 और 1 के बीच है तो डिक्रीजिंग। और अगर हम बात करें a नेगेटिव है, उस केस में अगर r 1 से बड़ा तो फिर डिक्रीजिंग, और r 0 और 1 के बीच तो फिर कैसा मिल जाएगा? तो कैसा मिल जाएगा? ये बात अपने को समझ आनी चाहिए। मतलब इंक्रीजिंग जीपी या डिक्रीजिंग जीपी अगर कहीं पर वर्ड यूज करें तो फिर ऐसे कंक्लूड करेंगे हम। अगर ए हमारे पास पॉजिटिव रहा होगा तो r 1 से बड़ा आएगा तब तो इंक्रीजिंग जीपी मिलेगी, और r जब 0 और 1 के बीच आएगा तो डिक्रीजिंग जीपी मिलेगी। अच्छा, अगर a नेगेटिव आया है हमारे पास तब r जब 1 से बड़ा होगा तो डिक्रीजिंग जीपी मिलेगी, r 0 और 1 के बीच आया तो इंक्रीजिंग जीपी मिलेगी। अच्छा, एक और कि अगर कुछ ऐसे कर दूं मैं, ये नोट करके समझते हैं कि मान लो मेरे पास ऐसा है a, तो चलो फिर से 5 रख लेते हैं और r की वैल्यू -2 रख लेते हैं। r -2 रख लिया मैंने, तो जीपी क्या मिलेगा? 5, फिर 5 into -2, फिर 5 into -2 स्क्वायर, फिर 5 into -2 क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसको लिखो तो क्या देगा? 5, फिर -10, फिर 20, फिर -40 एंड सो ऑन। तो यहाँ तो देख सकते हैं हम लोग कि जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इनको तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर अपने को कहना है तो फिर ये असर्ट करना पड़ेगा कि जो r है वो पॉजिटिव ही है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तभी बोल सकते हैं जब r क्या हो? पॉजिटिव। ठीक, मतलब r जब नेगेटिव होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे। तो ये लिख लेंगे if r is negative we cannot comment on increasing or decreasing और मतलब r के पॉजिटिव होने पे ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जीपी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करेगा वो क्या है? ए। तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है तो फिर देख लेंगे हम कि कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग आएगा। वो यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने कि जब ए पॉजिटिव हो जाएगा तो r 1 से बड़ा हो जाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, r 0 1 से होगा 1 के बीच होगा तो डिक्रीजिंग हो गया। r का पॉजिटिव होना तो कंपलसरी पार्ट है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तभी बोल सकते हैं जब r क्या हो? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखिए हम। अच्छा, एक और बात समझते हैं यहाँ पर हम कि मेरे पास जो जीपी लिख रहे हैं, मान लो ये नंबर्स लिख दिए मैंने 8, 2, 4, 8, 16, तो दिख रहा है ये जीपी है, एक कंफर्म है। अच्छा, जीपी में हम कोई भी टर्म जीरो नहीं रख सकते। अगर जीरो रख देंगे तो सपोज मान लो इसका नेक्स्ट टर्म मैं जीरो कर देता हूं तो उसका नेक्स्ट कुछ आएगा तो जब उसको मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब जीपी में किसी भी टर्म को जीरो नहीं रख सकते, या कहें कि जीपी का कोई टर्म भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इसी बात को नोट करके लिखना चाहिए हमें। क्या चीज, क्या समझे? नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी, मतलब वो जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे हम कि जीपी अगर लिख रहे हैं तो जीपी का कोई किसी भी नंबर का टर्म लेंगे हम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। एपी में ऐसा हो सकता है, जीपी में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या क्या समझा हमने? जीपी होता क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे हम? जो नंबर्स दिए हैं कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स उठाएं और क्या करते हैं उनका रेशियो निकालते रहे, हर बार सेम आता रहेगा तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जीपी है। ऐसे जीपी को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब a2/a1 फिर a3/a2 फिर a4/a3 ऐसे निकाला हमने, और हर बार अगर रेशियो सेम आता रहा तो जीपी है। जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, यहाँ पर अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2, 8 को 4 से डिवाइड कर दूं तो
तो 16 को 8 से डिवाइड कर दो तो 2। दूसरा क्या सीखा हमने कि जीपी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब हो सकती है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की कंडीशन क्या लिखी हम लोगों ने कि पहली बात तो आर पॉजिटिव होना चाहिए, आर पॉजिटिव होगा तभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट कर सकते हैं, आर के नेगेटिव होने पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो कमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, जीपी का कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता। अच्छा एक यहाँ पर ये रिजल्ट ये काफी यूजफुल हमारे लिए कि अगर 3 नंबर मैं लेता हूं, 3 नंबर लेते हैं ए बी सी, मान लो इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो फिर जीपी में कब होंगे, जब बी से ए का रेशियो निकालें, मतलब बी अपॉन ए निकालें, और ये किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन बी के, बी अपॉन ए मतलब T2 बाई T1 और इक्वल्स टू T3 बाई T2। अच्छा यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। अगर 3 नंबर हम लोग लेते हैं जो कि जीपी में है, तो मिडिल वाले का स्क्वायर जो होगा पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब 3 नंबर अगर लेते हैं हम लोग, मान लो 1 2 और 3, तो जो मिड वाला है इसका स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ध्यान रखें कि अगर जीपी में 3 नंबर हैं तो जो मिड वाला है उसका स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें हम। मान लो मेरे पास ये कह रहे if 2, k, 8 are in GP, find the value of k, मतलब अगर 2, k, 8 ये जीपी में हो जाए तो k की वैल्यू बताओ, वो k की वैल्यू बताओ। तो अभी तो सीखा हमने कि अगर ये जीपी में हो तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा, तो लिख दिया सिंस 2, k, 8 आर इन जीपी, इसका मतलब क्या हुआ, k स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 2 into 8 के, मतलब k स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, +-4 क्या आ जाएगा, मतलब k को या तो +4 रखें या -4 रखें तो ये नंबर्स क्या आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे, ये नंबर्स क्या आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। अच्छा अब तो फिर से समझे कि अगर 3 नंबर हमने लिए ए बी सी, इनके जीपी में होने की कंडीशन क्या होगी कि बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा हम जीपी का जनरल टर्म लिखें या nth टर्म बोले, मतलब जनरल टर्म या nth टर्म लिखने से क्या सेंस है हमारा कि हम एक ऐसा टर्म लिखना चाहते हैं जिससे फिर जीपी का कोई भी टर्म हम लिख पाए। तो क्या लिखें, जनरल टर्म और nth टर्म, तो मान लो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूं कि लेट फर्स्ट टर्म दिस बी a एंड जो कॉमन रेशियो है, दिस इज r, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन रेशियो कितना है, r है। तो t1 पहले टर्म को अगर t1 से डिनोट करता हूं तो a हो गया। अच्छा a को मैंने ऐसे लिखा a r की पावर 1 - 1, फिर t2 कितना हो गया ar, इसको ऐसे लिख दिया ar की पावर 2 - 1, t3 ar स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया ar की पावर 3 - 1, मतलब अगर सबस्क्रिप्ट 1 है तो r की पावर 1 - 1, सबस्क्रिप्ट 2 है तो r की पावर 2 - 1, सबस्क्रिप्ट 3 है तो r की पावर 3 - 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो tn है उसको कैसे लिखना चाहिए अपने को, a r की पावर n - 1, a r की पावर n - 1, मतलब ये जनरल टर्म हो गया या nth टर्म हो गया हमारे पास कि अगर हम
टीएन लिखेंगे, मतलब ये जो जनरल टर्म है इसकी हेल्प से फिर अब हम जीपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का टर्म लिख सकते हैं। टीएन कैसे मिलेगा, ए आर की पावर एन माइनस 1। अच्छा यहाँ पर अगर जो जीपी है अपने पास अगर वो फाइनाइट हो जाए, जीपी अगर फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो एंड हो ही जाना चाहिए। तो अगर मान लें कि जैसे जीपी है उसमें 50 टर्म है हमारे पास, तो जो 50th वाले पोजीशन पे आएगा वही लास्ट टर्म हो जाएगा। मान लो जीपी है उसमें 20 टर्म है, तो जो 20th वाला है वही लास्ट हो जाएगा। अच्छा ये जो जीपी है मान लो इसमें n टर्म्स है, तो जो nth वाला है वही लास्ट हो जाएगा। तो अगर जीपी फाइनाइट है तो जो उसका मान लो n टर्म्स है, तो जो nth पोजीशन पे है वही लास्ट टर्म हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, if gp is finite, gp is finite, then nth term is also last term। इसका मतलब ये हुआ कि जो L है हमारा या Tn बोले, Tn ही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसको L से डिनोट कर दूं मैं, तो L और Tn दोनों सेम ही हो जाएंगे। इस केस में कितना हो जाएगा, AR की पावर n माइनस 1। जो L है वही Tn हो जाएगा, या क्या लास्ट टर्म या nth टर्म की लास्ट टर्म हो जाएगा, मतलब L कितना हो जाएगा, Tn के बराबर, मतलब AR की पावर n माइनस 1 हो गया। तो ये वो है जिसकी हेल्प से हम जीपी का किसी भी नंबर का टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखे हम, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड द 30th टर्म ऑफ GP 2, 4, 8 एंड, मतलब किस नंबर का टर्म लिखना है मुझे 30th पोजीशन पे जो आएगा। तो पहले तो A और R लिखते हैं, तो A कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो गया, और R कितना हो गया 4/2 हो गया, मतलब ये भी 2 हो गया। अच्छा 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तब भी 2 ही आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो तो हर जगह सेम ही आएगा। तो अभी तो सीखा हमने कि जो Tn होगा वो कितना होगा, AR की पावर n माइनस 1। तो n की जगह तो कितना आ गया है 30, तो कितना हो जाएगा T30, और A की जगह कितना आ गया 2, A हो गया 2। अच्छा R कितना है अपने पास, R की जगह 2, तो 2 की पावर n की जगह 30, तो कितना हो गया 2 × 2 की पावर 29। अच्छा ये कितना हो गया फाइनली 2 की पावर 30। तो आज तो यही तक सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज यहाँ तक, थैंक यू।